नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कहानी एक और जिंदगी, लेखक मोहन राकेश। इस कहानी का नायक प्रकाश है, पूर्व पत्नी बीना और 5 साल का बेटा पलाश और वर्तमान पत्नी निर्मला इस कहानी के पात्र हैं। प्रकाश और बीना के तलाक को 5 वर्ष बीत चुके हैं। प्रकाश का बेटा पलाश अपनी माँ बीना के साथ रहता है। प्रकाश कश्मीर में एक धर्मशाला में ठहरा हुआ है। काफी समय के बाद वह अपने बेटे और पूर्व पत्नी बीना को रास्ते से गुजरते हुए देखता है और उस एक क्षण के लिए प्रकाश के हृदय की धड़कन जैसे रुक रही है। कितना विचित्र था वह क्षण, आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र जैसा। कोहरे के वक्ष में एक लकीर सी खींचकर वह क्षण सहसा व्यतीत हो गया। कोहरे में गुजरकर जाती हुई आकृतियों को उसने एक बार फिर ध्यान से देखा। क्या यह संभव था कि व्यक्ति की आंखें इस हद तक उसे धोखा दें? तो जो कुछ भी वह देख रहा था वह यथार्थ ही नहीं था। कुछ ही क्षण पहले जब वह कमरे से निकलकर बालकनी पर आया था तो क्या उसने कल्पना में भी यह सोचा था कि उस धानी आंचल और नीले नेकर के रंग भी जैसे उसके पहचाने हुए हों और कोहरे के विस्तार में वह उन दो रंगों को ही खोज रहा हो। वैसे उन आकृतियों के बालकनी के नीचे पहुंचने तक उसने उन्हें पहचाना नहीं था, परंतु एक क्षण में सहसा वे आकृतियां इस तरह उसके सामने स्पष्ट हो उठी जैसे जड़ता के क्षण के अवचेतन की गहराई में डूबा हुआ कोई विचार एकाएक चेतना की सतह पर कौंध गया हो। नीली नेकर वाली आकृति घूमकर पीछे की तरफ देख रही थी। क्या उसे भी कोहरे में किसी की खोज थी? और किसकी? प्रकाश का मन हुआ कि उसे आवाज दे, मगर उसके गले से शब्द नहीं निकले। कोहरे का समुद्र अपनी गंभीरता में खामोश था, मगर उसने अपनी खामोशी एक ऐसे तूफान की तरह थी जो हवा न मिलने से अपने अंदर ही घुमड़ कर रह गया हो। नहीं तो वह क्या इतना असमर्थ था कि उसके गले से एक शब्द भी न निकल सके। वह बालकनी से हटकर कमरे में आ गया। अचानक उसका हाथ मेज पर रखे ताले पर पड़ गया तो उसने उसे उठा लिया। जल्दी से दरवाजा बंद करके वह जीने से उतरने लगा। जीने पर जाकर ध्यान आया कि जूता नहीं पहना। वह पल भर ठिठक कर खड़ा रहा, मगर लौटकर नहीं गया। नीचे सड़क पर पहुंचते ही पांव कीचड़ में लथपथ हो गए। दूर देखा वे दोनों आकृतियां घोड़े के अड्डे के पास पहुंच चुकी थीं। वह जल्दी जल्दी चलने लगा। पास से गुजरते एक घोड़े वाले से उसने कहा कि आगे जाकर नीली नेकर वाले बच्चे को रोक ले। उससे कहे कि कोई उससे मिलने के लिए आ रहा है। घोड़े वाला घोड़ा दौड़ाता हुआ गया, मगर उन दोनों के पास न रुककर उनसे आगे निकल गया। वहां जाकर न जाने किसे उसने उसका संदेश दे दिया। जल्दी जल्दी चलते हुए भी प्रकाश को लग रहा था जैसे वह बहुत आहिस्ता चल रहा हो, जैसे उसके घुटने जकड़ गए हों और रास्ता बहुत बहुत लंबा हो गया हो। उसका मन इस आशंका से बेचैन था कि उसके पास पहुंचने तक वे लोग घोड़े पर सवार होकर वहां से चल न दें, और जिस दूरी को वह नापना चाहता था वह ज्यों की त्यों न बनी रहे। मगर ज्यों ज्यों फासला कम हो रहा था
उसका कम होना भी उसे अखर रहा था। क्या वह जानबूझकर अपने को ऐसी स्थिति में नहीं डाल रहा था जिससे उसे अपने को बचाए रखना चाहिए था। उन लोगों ने घोड़े नहीं लिए थे। वह जब उनसे 3-4 गज दूर रह गया तो सहसा उसके पांव रुक गए। तो क्या सचमुच अब उसे उस स्थिति का सामना करना ही था? पासी, इससे पहले कि वह निश्चय कर पाता, अनायास उसके मुंह से निकल गया। बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें उसकी तरफ घूम गईं, साथ ही उसकी माँ की आंखें भी। कोहरे में अचानक कई कई बेलियां कौंध गईं। प्रकाश 2-1 कदम आगे और बढ़ गया। बच्चा हैरान आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ अपनी माँ से सट गया। पलाश, इधर आ मेरे पास, प्रकाश ने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा, जैसे कि यह हर रोज की साधारण घटना हो और बच्चा अभी कुछ मिनट पहले ही उसके पास से अपनी माँ के पास गया हो। बच्चे ने माँ की तरफ देखा। वह अपनी आंखें हटाकर दूसरी तरफ देख रही थी। बच्चा अब और भी उसके साथ सट गया और उसकी आंखें हैरानी के साथ साथ एक शरारत से चमक उठी। प्रकाश को खड़े खड़े उलझन हो रही थी। लग रहा था कि खुद चलकर उस दूरी को नापने के सिवा अब कोई चारा नहीं है। वह लंबे लंबे डग भरकर बच्चे के पास पहुंचा और उसने अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे ने एक बार केलक उसके हाथों से छूटने की चेष्टा की, परंतु दूसरे ही क्षण अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में डालकर वह उससे लिपट गया। प्रकाश उसके लिए तूने पापा को पहचाना नहीं था, पहचाना था। बच्चा बाहें उसके गले में डालकर झूलने लगा। तो तू झट से पापा के पास आया क्यों नहीं? नहीं आया, कहकर बच्चे ने उसे चूम लिया। तू आज ही यहाँ आया है? नहीं, कल आया था। अभी रहेगा या आज ही लौट जाएगा? अभी 3-4 दिन लगूंगा। तो पापा के पास मिलने आएगा ना? आऊंगा। प्रकाश ने एक बार उसे अच्छी तरह अपने साथ सटाकर चूम लिया। तो बच्चा किलककर उसके माथे, आंखों और गालों को जगह जगह चूमने लगा। कैसा बच्चा है? पास खड़े एक कश्मीरी मजदूर ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम तहाँ लेते हो? बच्चा बाहें उसी तरह उसकी गर्दन में डाले जैसे उसे अच्छी तरह देखने के लिए थोड़ा पीछे हट गया हो। वहाँ, प्रकाश ने दूर अपनी बालकनी की तरफ इशारा किया। तू कब तक वहाँ आएगा? अभी ऊपर जाकर दूध पीऊंगा, उसके बाद तुमसे पास आऊंगा। बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा और उसकी बाह से निकलने के लिए मचलने लगा। मैं वहाँ बालकनी में कुर्सी डालकर बैठा रहूंगा और तेरा इंतजार करूंगा। बच्चा बाहों से उतरकर अपनी माँ की तरफ भाग गया। तो प्रकाश ने पीछे से कहा। क्षण भर के लिए उसकी आंखें बच्चे की माँ से मिल गईं, परंतु अगले ही क्षण दोनों दूसरी दूसरी तरफ देखने लगे। बच्चा जाकर माँ की टांगों से लिपट गया। कोहरे के पार देवदारों की धुंधली रेखाओं को देखते ही बोली, तुझे दूध पीकर आज खिलन मर्ग नहीं चलना है क्या? नहीं, बच्चे ने उसकी टांगों के सहारे उछलते हुए सपाट जवाब दिया। मैं दूध पीतल पापा ते पात दाऊंगा। अतीत के कोहरे में कहीं वह दिन भी था जो 4 बरस बीत जाने पर भी आज तक बीत नहीं सका था। बच्चे की पहली वर्षगांठ थी उस दिन, वहीं उनके जीवन की भी सबसे बड़ी गांठ बन गई थी। विवाह के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी अलग रहने लगे थे। विवाह के साथ जो सूत्र जुड़ना चाहिए था वह जुड़ नहीं सका था। दोनों अलग अलग काम करते थे और अपना अपना स्वतंत्र ताना बाना बुनकर जी रहे थे।
लोकाचार के नाते 7-6 महीने में कभी एक बार मिल लिया करते थे। वह लोकाचार ही इस बच्चे को दुनिया में ले आया था। बीना समझती थी कि इस तरह जानबूझकर उसे फंसा दिया गया है। प्रकाश सोचता था कि अनजाने में ही उससे एक अपराध हो गया है, परंतु जन्म के 5वें या 6ठे रोज बच्चे की हालत सहसा बहुत खराब हो गई। तो वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ बच्चे के आकार को देखता हुआ कहता रहता था, देख, तुझे जीना है, तू इस तरह नहीं जा सकता, सुन रहा है? तुझे जीना है, हर हालत में जीना है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, समझा? साल भर में बच्चा माँ के ही पास रह रहा था। बीच में बच्चे की दादी 6-7 महीने उसके पास रह आई थी। पहली वर्षगांठ पर बीना ने लिखा था कि बच्चे को लेकर अपने पिता के यहाँ लखनऊ जा रही है, वहीं पर बच्चे की जन्मदिन की पार्टी करेगी। प्रकाश ने उसे तार दिया था कि वह भी उस दिन लखनऊ आएगा, अपने एक मित्र के यहाँ हजरतगंज में ठहरेगा। अच्छा होगा कि पार्टी वहीं पर की जाए। लखनऊ के कुछ मित्रों को भी उसने सूचित कर दिया था कि बच्चे की वर्षगांठ के अवसर पर वे उसके साथ चाय पीने के लिए आए। बीना उसे स्टेशन पर मिल जाएगी, परंतु वह नहीं मिली। हजरतगंज पहुंचकर नहा धो चुकने के बाद उसने बीना के पास संदेश भेजा कि वह वहां पहुंच गया है। कुछ लोग 4-5 बजे चाय पर आएंगे, इसलिए वह उस समय तक बच्चे को लेकर अवश्य पहुंच जाए। परंतु 5 बजे, 6 बजे, 7 बज गए, बीना बच्चे को लेकर नहीं आई। दूसरी बार संदेश भेजने पर पता चला कि वहां उन लोगों की पार्टी चल रही है। बीना ने कहला भेजा कि बच्चा 8 बजे तक खाली नहीं होगा, इसलिए वह उस समय उसे लेकर नहीं आ सकती। प्रकाश ने अपने मित्रों को चाय पिलाकर विदा कर दिया। बच्चे के लिए खरीदे हुए उपहार बीना के पिता के यहाँ भेज दिए। साथ में यह संदेश भी भेजा कि बच्चा जब खाली हो उसे थोड़ी देर के लिए उसके पास भेज दिया जाए। परंतु 8 के बाद 9, 10 बजे, 12 बज गए, पर बीना न तो स्वयं बच्चे को लेकर आई और न ही उसने किसी और के साथ भेजा। प्रकाश रात भर सोया नहीं, उसके दिमाग को जैसे कोई छेनी से छीलता रहा। सुबह उसने फिर बीना के पास संदेश भेजा। इस बार बीना बच्चे को लेकर आ गई। उसने बताया कि रात को पार्टी देर तक चलती रही, इसीलिए उसका आना संभव नहीं था। अगर वास्तव में उसे बच्चे से प्यार था, तो उसका कर्तव्य था कि वह अपने उपहार लेकर खुद उनके यहाँ पार्टी में आ जाता। उस दिन सुबह से आरंभ हुई बातचीत आधी रात तक चलती रही। प्रकाश बार बार कहता रहा, बीना, मैं इस बच्चे का पिता हूँ। पिता होने के नाते मुझे यह अधिकार तो है ही कि मैं बच्चे को अपने पास बुला सकूं। परंतु बीना का उत्तर था, आपके पास पिता का दिल होता तो क्या आप पार्टी में न आते? आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी कि यह एक आकस्मिक घटना ही है कि आप इसके पिता हैं। बीना, वह फटी फटी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। तुम बताओ, तुम चाहती क्या हो? कुछ भी नहीं, आपसे मैं क्या चाहूँगी? तुमने सोचा है इस बच्चे के भविष्य का क्या होगा? जब हम अपने ही भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते तो इस भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे? क्या तुम यह पसंद करोगी कि बच्चे को मुझे सौंप दो और स्वयं स्वतंत्र हो जाओ? बच्चे को आपको सौंप दूं? बीना के स्वर में वितृष्णा गहरी हो गई। इतनी मूर्ख मैं नहीं हूँ। तो क्या तुम यह चाहती हो कि इसका निर्णय के लिए अदालत में जाया जाए? आप अदालत में जाना चाहें तो मुझे उसमें भी ऐतराज नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी। आपका बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है। बच्चे को पिता से ज्यादा माँ की जरूरत होती है। कई दिन, कई सप्ताह वह मन ही मन संघर्ष करता रहा।
जहाँ उसे दोनों न मिल सकते हों, वहाँ उसे माँ तो मिलनी चाहिए ही। अच्छा है तुम बच्चे की बात भूल जाओ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करो, मगर फिजूल की हुज्जत में कुछ नहीं रखा है। बच्चे अच्छे तो होते ही रहते हैं। तुम संबंध विच्छेद करके फिर से ब्याह कर लो तो घर में बच्चे आ ही जाएंगे। समझ लेना कि इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई थी। सोचने सोचने में दिन, सप्ताह और महीने निकलते गए। क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ कर सकता है? क्या सचमुच जिंदगी के कुछ वर्षों को वह एक दुःस्वप्न की तरह भूलने का पतन किया जा सकता है? बहुत से इंसान हैं जिनकी जिंदगी कहीं न कहीं, किसी न किसी दोराहे से गलत दिशा की ओर भटक जाती है। क्या यह उचित नहीं कि इंसान उस रास्ते को बदलकर अपनी गलती सुधार ले? आखिर इंसान को जीने के लिए एक ही जीवन तो मिलता है, वही प्रयोग के लिए है और जीने के लिए। तो क्या इंसान एक प्रयोग की असफलता को जीवन की असफलता मान ले? कोर्ट में कागज पर हस्ताक्षर करते समय छत के पंखे से टकराकर एक चिड़िया का बच्चा नीचे आ गिरा। हाय चिड़िया मर गई, किसी ने कहा। मरी नहीं, अभी जिंदा है, कोई और बोला। चिड़िया नहीं है, चिड़िया का बच्चा है, किसी तीसरे ने कहा। नहीं चिड़िया है, नहीं चिड़िया का बच्चा है, इसे उठाकर बाहर हवा में छोड़ दो। नहीं यहीं पड़े रहने दो, बाहर इसे कोई बिल्ली खा जाएगी। यहाँ यह आया किस तरह, जाने किस तरह रोशनदान के रास्ते आ गया होगा। बेचारा कैसे तड़प रहा है। शुक्र है पंखे ने इसे काट ही नहीं दिया, काट दिया होता तो अच्छा था। अब इस तरह बेचारा क्या जिएगा। तब तक पति पत्नी दोनों कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बच्चा उस समय कोर्ट के अहाते में कौवों के पीछे भागता हुआ किलकारियां मार रहा था। वहां धूल उड़ रही थी, चारों ओर मटियाली सी धूप फैली थी। फिर दिन, सप्ताह और महीने, 2.5 साल गुजर जाने पर भी प्रकाश फिर से जिंदगी आरंभ करने का निश्चय नहीं कर पाया था। उस अरसे में बच्चा 3-4 बार उससे मिलने के लिए आया था। वह नौकर के साथ आता था और दिन भर उसके पास रहकर अंधेरा होने पर लौट जाता। पहली बार वह उससे शर्माता रहा था, मगर बाद में उससे हिल मिल गया था। वह बच्चे को लेकर घूमने चला जाता, उसे आइसक्रीम खिलाता, खिलौने ले देता था। बच्चा जाने के समय हट करता, अभी नहीं दाऊंगा, दूध पीतल दाऊंगा, थाना थातल दाऊंगा। जब बच्चा इस तरह की बात कहता था तो उसके अंदर सहसा कोई चीज सुलग उठती थी। उसका मन होता था कि नौकर को झिड़क कर वापस भेज दे और बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख ले। जब नौकर बच्चे से कहता था, बाबा चलो अब देर हो रही है, तो प्रकाश का शरीर एक हताश आवेश से कांपने लगता और बहुत कठिनता से वह अपने को संभाल पाता। आखिरी बार बच्चा रात के 9 बजे तक रुका रह गया था तो एक अपरिचित व्यक्ति उसे लेने के लिए चला आया। बच्चा उस समय उसकी गोदी में बैठा खाना खा रहा था। देखिए अब बच्चे को भेज दीजिए, इसे बहुत देर हो गई है, अजनबी ने आकर कहा। आप देख रहे हैं बच्चा खाना खा रहा है। उसका मन हुआ कि मुक्का मारकर उस आदमी के दांत तोड़ दे। हाँ हाँ आप खाना खिला दीजिए, अजनबी ने उदारता के साथ कहा। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। जब बच्चे नौकर के साथ चला गया तो उसने देखा कि बच्चे की टोपी वहीं रह गई है। वह टोपी लिए हुए भागकर नीचे पहुंचा तो देखा कि नौकर और अजनबी के अलावा बच्चे के साथ कोई और भी है, उसकी माँ। वे लोग 40-50 गज आगे गए थे। उसने नौकर को आवाज दी तो चारों ने मुड़कर एक साथ उसकी तरफ देखा। नौकर टोपी लेने के लिए लौट आया और शेष तीनों आगे चलते रहे। उस रात वह एक दोस्त की छाती पर सिर रखकर देर तक रोता रहा। नए सिरे से फिर वही सवाल उसके मन में उठने लगा।
क्यों वह अपने को इस अतीत से पूरी तरह मुक्त नहीं कर लेता। यदि बसा हुआ घर बाहर हो तो अपने आसपास बच्चों की चहल पहल में वह इस दुख को भूल नहीं जाएगा। उसने अपने बच्चे से इसलिए तो अलग किया था कि अपने जीवन को नया मोड़ दे सके। फिर इस तरह अकेली जिंदगी की यंत्रणा किस लिए सह रहा था। परंतु नए सिरे से जीवन आरंभ करने की कल्पना में सदा एक आशंका मिली रहती थी। वह उस आशंका से जितना ही लड़ता था वह उतनी ही और प्रबल उठती थी। जब एक प्रयोग सफल नहीं हुआ तो कैसे कहा जा सकता है कि दूसरा प्रयोग सफल होगा ही। वह पहले की भूल दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी आशंका ने उसे बहुत सतर्क कर दिया था। वह जिस किसी लड़की को अपनी भावी पत्नी के रूप में देखता, उसी के चेहरे में उसे पहले जीवन की छाया नजर आने लगती। हालांकि वह स्पष्ट रूप से इस विषय में कुछ सोच नहीं पाता था, फिर भी उसे लगता था कि वह एक ऐसी ही लड़की के साथ जीवन बिता सकता है जो हर दृष्टि से वीणा के विपरीत हो। वीणा में बहुत अहंकार था। वह उसके बराबर पढ़ी लिखी थी, उससे ज्यादा कमाती थी, उसे अपनी स्वतंत्रता का बहुत मान था और वह समझती थी कि किसी भी परिस्थिति को वह अकेले रहकर मुकाबला कर सकती है। शारीरिक दृष्टि से भी वीणा काफी लंबी ऊंची थी और उस पर भारी पड़ती थी। बातचीत भी वह खुले मर्दाना ढंग से करती थी। वह अब एक ऐसी लड़की चाहता था जो हर तरह से उस पर निर्भर करे, जिसकी कमजोरियां एक पुरुष के आश्रय की अपेक्षा रखती हों। और कुछ ऐसी ही लड़की थी निर्मला, उसके एक घनिष्ठ मित्र कृष्ण जुनेजा की बहन। उसने दो एक बार उस लड़की को देखा था। बहुत सीधी सादी मासूम सी लड़की थी। बात करते हुए उसकी आंखें नीचे को झुक जाती थीं। साधारण पढ़ी लिखी थी और साधारण ढंग से रहती थी। उसे देखकर अनायास मन में सहानुभूति उमड़ आती थी। 26-27 वर्ष की होकर भी देखने में वह 18-19 से ज्यादा की नहीं लगती थी। वह जुनेजा के घर की कठिनाइयों को जानता था। उन कठिनाइयों के कारण ही शायद इतनी उम्र तक उस लड़की का विवाह नहीं हो सका था। उसके साथ निर्मला के विवाह की बात चलाई गई तो उसके मन में किसी कोने में सोया हुआ पुलक सहसा जाग उठा। उसे सचमुच लगा जैसे उसका खोया हुआ जीवन उसे वापस मिल रहा हो, जैसे अंदर की एक टूटी हुई कल्पना फिर से आकर ग्रहण कर रही हो। हवा और आकाश में उसे एक और ही आकर्षण लगने लगा। रास्ते में बिकती हुई फूलों की बेनियां पहले से कहीं सुगंधित प्रतीत होने लगी। निर्मला ब्याह कर उसके घर में आई भी नहीं थी कि वह शाम को लौटते हुए फूलों की बेनियां खरीदकर घर लाने लगा। अपना पहले का घर उसे छोटा लगने लगा, इसलिए उसने एक बड़ा घर ले लिया और उसे सजाने के लिए नया नया सामान खरीद लाया। पास में ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए कर्ज लेकर उसने निर्मला के लिए न जाने कितना कुछ बनवा डाला। निर्मला हंसती हुई उसके घर में आई और हंसती ही रही। पहले कुछ दिन तो वह समझ नहीं सका कि वह हंसी क्या है। निर्मला जब कभी बिना बात के हंसना शुरू कर देती और देर तक हंसती रहती, वह अवाक होकर उसे देखता रहता। 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी उस तरह आकस्मिक ढंग से नहीं हंस सकते जैसे वह हंसती थी। कोई व्यक्ति उसके सामने गिर जाता या कोई चीज किसी के हाथ से गिरकर टूट जाती तो उसके लिए अपनी हंसी रोकना असंभव हो जाता। लगातार 10-10 मिनट तक वह हंसी से बेहाल होती रहती। वह उसे समझाने की चेष्टा करता कि ऐसी बातों पर नहीं हंसा जाता तो निर्मला को और भी हंसी छूटती। वह उसे डांट देता तो वह उसी तरह आकस्मिक ढंग से बिस्तर पर लेटकर हाथ पैर पटकती हुई रोने लगती, चिल्ला चिल्ला कर अपनी मरी हुई माँ को पुकारने लगती और अंत में बाल बिखेर कर और देवी का रूप धारण करके घर भर को श्राप देने लगती। कभी अपने कपड़े फाड़कर इधर उधर छिपा देती और अपने गहने जूतों के अंदर संभाल देती। कभी अपनी बाह पर फोड़े की कल्पना करके 2-2 दिन तक
उसके दर्द से कराती रहती और फिर सहसा स्वस्थ होकर कपड़े धोने लगती और सुबह से शाम तक कपड़े धोती रहती। जब मन शांत होता तो मुंह गोल किए वह अंगूठा चूसने लगती। उठते बैठते खाते पीते प्रकाश के सामने निर्मला के तरह तरह के रूप आते रहते। उसका मन एक अंधे कुएं में गिरने लगता। रास्ते पर चलते हुए उसके चारों तरफ एक शून्य सा घेर आता और वह भौचक्का सा सड़क के किनारे खड़ा होकर सोचने लगता कि वह घर से क्यों आया है और कहाँ जा रहा है। उसका किसी से मिलने या कहीं भी आने जाने का मन न होता। उसका मन जिस शून्य से भटकता रहता उसमें कई बार उसे एक बच्चे की किलकारियां सुनाई देने लगती और वह बिल्कुल जड़ होकर देर देर तक एक ही जगह पर खड़ा या बैठा रहता। एक बार चलते चलते हुए वह खंभे से टकराकर नाली में गिर गया। एक बार बस चढ़ने की कोशिश की मैं नीचे गिर जाने से उसके कपड़े पीछे से फट गए और वह इससे से बेखबर दूसरी बस में चढ़ आगे चल दिया। उसे तब पता चला जब किसी ने रास्ते में उससे कहा, जेंटलमैन, तुम्हें क्या घर जाके कपड़े बदल नहीं लेने चाहिए? उसे लगता था जैसे वह जी नहीं रहा हो, सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहा हो। क्या यही वह जिंदगी थी जिसे पाने के लिए उसने वर्षों तक अपने से संघर्ष किया था? उसे क्रोध आता कि जुनेजा ने उसके साथ इस तरह विश्वासघात क्यों किया। उस लड़की को किसी मानसिक चिकित्सालय में भेजने की जगह उसका ब्याह क्यों कर दिया। उसने जुनेजा को इस संबंध में पत्र लिखे परंतु उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने जुनेजा को बुला भेजा तो वह आया भी नहीं। वह स्वयं जुनेजा से मिलने के लिए गया तो उसे जवाब मिला कि निर्मला अब उसकी पत्नी है। निर्मला के मायके के लोगों को उस मामले में अब कोई दखल नहीं है और निर्मला घर में उसी तरह हंसती और रोती रही। तुम मेरे भाई से क्या पूछने गए थे? वह बाल बिखेर कर देवी का रूप धारण किए हुए कहती, तुम बीना की तरह मुझे भी तलाक देना चाहते हो, किसी तीसरी को घर में लाना चाहते हो, मगर मैं बीना नहीं हूँ। वह सती नारी नहीं थी, मैं सती नारी हूँ। तुम मुझे छोड़ने की बात मन में लाओगे तो मैं इस घर को जलाकर भस्म कर दूंगी, सारे शहर में भूचाल ले आऊंगी। लाऊं भूचाल? और बाहें फैलाकर वह चिल्लाने लगती, आ भूचाल आ, मैं सती नारी हूँ तो इस घर की ईंट से ईंट बजा दे। आ। वह उसे शांत करने की चेष्टा करता तो वह कहती, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे शरीर को हाथ मत लगाओ, मैं सती हूँ, देवी हूँ, साध्वी हूँ। तुम मेरा सतत्व नष्ट करना चाहते हो, मुझे खराब करना चाहते हो। मेरा तुमसे ब्याह कब हुआ है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, छोटी सी मासूम बच्ची हूँ। संसार का कोई भी पुरुष मुझे नहीं छू सकता। मैं आध्यात्मिक जीवन जीती हूँ, मुझे कोई छूकर देखे तो सही। और बाल बिखेरे हुए इसी तरह बोलती हुई कभी वह घर की छत पर पहुंच जाती और कभी बाहर निकलकर घर के आसपास चक्कर काटने लगती। प्रकाश ने एक दो बार होठों पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देना चाहा तो वह और भी जोर से चिल्ला उठती, तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो, मेरा गला घोंटना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें पता है मैं साक्षात देवी हूँ। मेरे चारों भाई मेरे 4 शेर हैं, वे तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। कोई मेरा बुरा चाहेगा तो वे उसे उठाकर ले जाएंगे और काल कोठरी में बंद कर देंगे। मेरे बड़े भाई ने अभी अभी नई कार ली है, मैं उसे चिट्ठी लिख दूं तो वह अभी कार लेकर आ जाएगा और हाथ पैर बांधकर तुम्हें कार में डालकर ले जाएगा। 6 महीने बंद रखेगा फिर छोड़ देगा। तुम्हें पता नहीं वे चारों के चारों शेर कितने जालिम हैं। वे राक्षस हैं, राक्षस। आदमी की बोटी बोटी काट दें और किसी को पता भी नहीं चले। मगर मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। मैं सती नारी हूँ, इसलिए अपने सत्य से ही अपनी रक्षा करूंगी।
सब प्रयत्नों से हार कर वह थका हुआ अपने पढ़ने के कमरे में बंद होकर पड़ जाता, तो आधी रात तक वह साथ के कमरे में उसी तरह बोलती रहती। फिर बोलते बोलते अचानक चुप कर जाती और थोड़ी देर बाद उसका दरवाजा खटखटाने लगती। क्या बात है? वह कहता। इस कमरे में मेरी सांस रुक रही है, निर्मला उत्तर देती। दरवाजा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है। इस समय सो जाओ, वह कहता। सुबह तुम जहाँ कहोगी वहाँ ले चलूंगा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है, और वह जोर जोर से धक्के देकर दरवाजा तोड़ने लगती। वह दरवाजा खोल देता तो वह हंसती हुई उसके सामने आ जाती। तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? वह कहता। तुम्हें लगता है कि मैं हंस रही हूँ? वो और भी जोर से हंसने लगती। यह हंसी नहीं है, रोना है, रोना। तुम अस्पताल चलना चाहती हो? क्यों? अभी तुम कह रही थी। मैं अस्पताल जाने के लिए कहाँ कह रही थी? मैं तो कह रही थी कि मुझे उस कमरे में डर लगता है। मैं यहाँ तुम्हारे पास सोऊंगी। देखो निर्मला, इस समय मेरा मन ठीक नहीं है। तुम बाद में चाहे मेरे पास आ जाना, मगर इस समय थोड़ी देर के लिए। मैं कहती हूँ मैं अकेली उस कमरे में नहीं सो सकती। मेरी जैसी मासूम बच्ची क्या कभी अकेले सो सकती है? तुम मासूम बच्ची नहीं हो निर्मला, तो तुम्हें मैं बड़ी नजर आती हूँ। एक छोटी सी बच्ची को बड़ी कहते तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता, इसलिए कि तुम मुझे अपने पास सुलाना नहीं चाहते। मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम मुझे अपने साथ सुलाना पड़ेगा। मैं विधवा हूँ जो अकेली सोऊंगी। मैं सुहागिन नारी हूँ। कोई सुहागिन क्या कभी अकेले सोती है? मैं भामरे लेकर तुम्हारे घर में आई हूँ, ऐसे ही उठकर नहीं लाई गई। देखती हूँ तुम कैसे मुझे उस कमरे में भेजते हो, और वह उसके पास लेटकर उससे लिपट जाती। कुछ देर में जब उसके स्नायु शांत हो चुके तो लगातार उसे चूमती हुई कहती, मेरा सुहाग, मेरा चांद, मेरा राजा, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग रख सकती हूँ? तुम मेरे साथ 136 साल की उम्र तक जियोगे। मुझे यह वर मिला है कि मैं 136 वर्ष की उम्र तक सुहागिन रहूंगी। जिसकी भी मुझसे शादी होगी वह 136 साल की उम्र तक जीता रहेगा। तुम देख लेना मेरी बात सच निकलती है या नहीं। मैं सती नारी हूँ, और सती नारी के मुंह से निकली हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती। तुम सुबह मेरे साथ अस्पताल चलोगी? क्यों? मुझे क्या हुआ है जो मैं अस्पताल जाऊंगी? मुझे तो आज तक कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, मैं अस्पताल क्यों जाऊं? एक दिन प्रकाश तो उसके लिए किताबें खरीद लाया। उसने सोचा था कि शायद पढ़ने से निर्मला के मन को एक दिशा मिल जाए। वह धीरे धीरे अपने मन के अंधेरे से बाहर निकलने लगे, मगर निर्मला ने उन किताबों को देखा तो मुंह बिचकाकर एक तरफ हटा दिया। ये किताबें मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए लाया हूँ, उसने कहा। मेरे पढ़ने के लिए? निर्मला हैरानी के साथ बोली। मैं इन किताबों को पढ़कर क्या करूंगी? मैंने तो मार्क्सवाद, मनोविज्ञान और सभी कुछ 14 साल की उम्र में ही पढ़ लिया था। अब इतनी बड़ी होकर मैं ये किताबें पढ़ने लगूंगी? और उसके पास से उठकर अंगूठा चूसते हुए वह दूसरे कमरे में चली गई। पापा, कोहरे के बादलों में भटका मन सहसा बालकनी पर लौट गया। खिलन मर को जाने वाली सड़क पर बहुत से लोग घोड़े दौड़ाते जा रहे थे, एक धुंधले चित्र की बुझी बुझी आकृतियां जैसे। वैसे ही बुझी बुझी आकृतियां क्लब से बाजार की तरफ आ रही थीं। बाईं ओर से बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी की एक चोटी कोहरे से बाहर निकल आई थी, और जाने किधर से आती सूर्य की किरण ने उसे दीप्त कर दिया था। कोहरे में भटके हुए कुछ पक्षी उड़ते हुए उस चोटी के सामने आ गए तो सहसा उनके पंख सुनहरे हो उठे, मगर अगले ही क्षण वे फिर धुंधले होकर खो गए। प्रकाश कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और झांक कर नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। क्या वह आवाज पलाश की नहीं थी? मगर सड़क पर दूर तक वैसी कोई आकृति दिखाई नहीं दे रही थी जिसे उसकी आंखें उस बच्चे के रूप में पहचान सकें। आंखों ही आंखों टूरिस्ट होटल के गेट तक जाकर वह लौट आया और गले पर हाथ रखकर जैसे निराश की चुभन को रोके हुए फिर कुर्सी पर बैठ गया। 10 के बाद 11, 12 के बाद 1 बज गया था और बच्चा नहीं आया था। क्या बच्चे के पहले जन्मदिन की घटना आज फिर दोहराई जानी थी? मुट्ठियां बंद किए उन पर
माथा रखकर वह बालकनी पर झुक गया। उसने चौंक कर सिर उठाया। वही कोहरा, वही धुंधली सुनसान सड़क, दूर घोड़ों की टापें और धीमी चाल से उस तरफ को आता हुआ एक कश्मीर मजदूर। क्या वह आवाज़ उसे अपने कानों के अंदर से ही सुनाई दे रही थी? तभी उन पदों के अंदर दो नन्हे पैरों की आवाज़ भी गूंज गई और उसकी बाहों के पास ही बच्चे के स्वर किलक उठा, पापा। साथ ही दो नन्ही नन्ही बाहें उसके गले से लिपट गईं और बच्चे के झंडुले बाल उसके होठों से छू गए। प्रकाश ने एक बार बच्चे के शरीर को सिर से पैर तक छूकर देख लिया कि यह आकार भी उसकी कल्पना का स्वप्न तो नहीं है। विश्वास हो जाने पर कि बच्चा सचमुच उसकी गोदी में है, उसने माथे और आंखों को कसकर चूम लिया। तो मैं जाऊं पलाश? एक भूली हुई मगर परिचित आवाज ने प्रकाश को फिर चौंका दिया। उसने घूमकर पीछे देखा। कमरे के दरवाजे के बाहर दाईं तरफ न जाने किस चीज पर आंखें गड़ाई खड़ी थी। प्रकाश अस्त व्यस्त कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं जा रही हूँ। बीना ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे इतना बता दीजिए कि बच्चा कब तक लौट कर आएगा? आप जब कहें तभी भेज दूंगा। प्रकाश बालकनी की दहलीज लांघकर कमरे में आ गया। 4 बजे से दूध पीना होता है, तो 4 बजे तक मैं इसे वहां पहुंचा दूंगा। इसने हल्का सा स्वेटर ही पहन रखा है, दूसरे पुलोवर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आप दे दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे पहना दूंगा। बीना ने दहलीज के उस तरफ से पुलोवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पुलोवर लेकर उसे शॉल की तरह बच्चे को उड़ा दिया। आप, उसने बीना से कहना चाहा कि अंदर आ जाए, मगर उससे कहा नहीं गया। बीना चुपचाप जीने की तरफ चल दी। प्रकाश कमरे से निकल आया। जीने से बीना ने फिर कहा, देखिए, इसे आइसक्रीम मत खिलाइएगा, इसका गला बहुत जल्द खराब हो जाता है। अच्छा। बीना पल भर रुकी रही। शायद उसे और कुछ भी कहना था, मगर फिर बिना कुछ कहे नीचे उतर गई। बच्चा प्रकाश की बाहों में उछलता हुआ हाथ हिलाता रहा। मम्मी, टाटा। प्रकाश उसके लिए बालकनी पर लौट आया तो वह उसके गले में बाहें डालकर बोला, पापा, मैं आइसक्रीम जरूर खाऊंगा। हाँ हाँ बेटे। प्रकाश उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। जो तेरे मन में आए सो खाना। हाँ। और कुछ देर के लिए वह अपने को, बालकनी को और यहाँ तक कि बच्चे को भूला हुआ आकाश को देखता रहा। कोहरे का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा तो मीलों तक फैली हरियाली के रंगमंच की धुंधली रेखाएं सहसा स्पष्ट हो उठी। वे दोनों गोल्फ ग्राउंड पार करके क्लब की तरफ जा रहे थे। चलते हुए बच्चे ने पूछा, पापा, आदमी की 2 टांगें क्यों होती हैं, 4 क्यों नहीं होती? प्रकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अरे क्यों पापा? बच्चा बोला, तुमने अरे क्यों कहा? तू इतना साफ बोल सकता है तो अब तक तुतलाकर क्यों बोल रहा था? प्रकाश ने उसे बाहों में उठाकर एक अभियुक्त की तरह सामने कर लिया। बच्चा खिलखिलाकर हंसा। प्रकाश को लगा कि यह वैसी ही हंसी है जैसी कभी वह स्वयं हंसा करता था। बच्चे के चेहरे की रेखाओं से भी उसे अपने बचपन के चेहरे की याद आने लगी। उसे लगा जैसे एकाएक उसका 30 वर्ष पहले का चेहरा उसके सामने आ गया हो। वह स्वयं उस चेहरे के सामने एक अभियुक्त की तरह खड़ा हो। मम्मी, तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बच्चे ने कहा। क्यों? मेले तो नहीं पता, तुम मम्मी से पूछ लेना। तेरी मम्मी तेरे को जोर से हंसने से भी मना करती है। प्रकाश को वो दिन याद आ रहे थे जब उसके खिलखिलाकर हंसने पर
बीना कानों पर हाथ रख लिया करती थी। बच्चे की बाहें उसकी गर्दन के पास कस गईं। हाँ, वह बोला, मम्मी कहती है अच्छे बच्चे ऐसे नहीं हंसते। प्रकाश ने उसे बाहों से उतार दिया। बच्चा उसकी उंगली पकड़े घास पर चलने लगा। त्यों पापा? उसने पूछा। अच्छे बच्चे झोलते त्यों नहीं हंसते? हंसते हैं बेटे, प्रकाश ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। सब अच्छे बच्चे जोर से हंसते हैं, तो मम्मी मिले तो त्यों लुकती है? नहीं रोकेगी बेटे, अब वह तुझे नहीं रोकेगी, और तू तुतलाकर नहीं, ठीक से बोला कर। तेरी मम्मी तुझे इसके लिए भी मना नहीं करेगी, मैं उसे कह दूंगा। तो तुमने पहले मम्मी को क्यों नहीं कहा? ऐसे ही नहीं कहा। बच्चा फिर हंस दिया। तो मैं याद से कह दूंगा। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर बच्चे ने पूछा, पापा तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं आए? मम्मी कहती थी तुम विलायत गए हुए थे। हाँ बेटे, मैं विलायत गया हुआ था। तो पापा अब तुम फिर विलायत नहीं जाना? क्यों? मेरे को अच्छा नहीं लगता। विलायत जाकर तुम्हारी शक्ल और ही तरह की हो गई है। प्रकाश एक रूखी सी हंसी हंसा। कैसी हो गई है शक्ल? पता नहीं कैसी हो गई है। पहले दूसरी तरह की थी, अब दूसरी तरह की है। दूसरी तरह की कैसे? पता नहीं। पहले तुम्हारे बाल काले काले थे, अब सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं। तू इतने दिन मेरे पास नहीं आया, इसीलिए मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। बच्चा इतनी जोर से हंसा कि उसके कदम लड़खड़ा गए। पापा तुम तो विलायत गए हुए थे, उसने कहा। मैं तुम्हारे पास कैसे आता? मैं क्या अकेला विलायत आ सकता हूँ? क्यों नहीं आ सकता? तू इतना बड़ा तो है। मैं सचमुच बड़ा हूँ ना पापा? बच्चा ताली बजाता हुआ बोला। तुम यह बात भी मम्मी से कह देना, वह कहती है मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैं छोटा नहीं हूँ पापा। नहीं, तू छोटा कहाँ है? कहकर प्रकाश मैदान में दौड़ने लगा। तू भागकर मुझे पकड़। बच्चा अपनी छोटी छोटी टांगें पटकता हुआ दौड़ने लगा। प्रकाश को फिर अपने बचपन की एक बात याद हो आई, जब उसे दौड़ते देखकर एक बार किसी ने कहा था, अरे यह बच्चा कैसे टांगें पटक पटक कर दौड़ता है, इसे ठीक से चलना नहीं आता क्या? बच्चे की उंगली पकड़े प्रकाश क्लब के बाथरूम में दाखिल हुआ तो बारमैन अब्दुल्ला उसे देखकर दूर से मुस्कुराया। साहब के लिए 2 बोतल बियर। उसने पास खड़े बैरे से कहा, साहब आज अपने साथ एक मेहमान के साथ आया है, बच्चे के लिए एक गिलास पानी दे दो। प्रकाश ने काउंटर के पास रुककर कहा, इसे प्यास लगी है। खाली पानी? अब्दुल्ला बच्चे के गालों को प्यार से सहलाने लगा। और सब दोस्तों को तो साहब बियर पिलाता है, और इस बेचारे को खाली पानी? और पानी की बोतल खोलकर वह गिलास पानी डालने लगा। जब वह गिलास बच्चे के मुंह के पास ले गया तो बच्चे ने यह अपने हाथ में ले लिया। मैं अपने आप पीऊँगा, उसने कहा। मैं छोटा थोड़े ही हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। अच्छा, तू बड़ा है? अब्दुल्ला हंसा। तब तो तुझे पानी देकर मैंने गलती की। बड़े लोगों को तो मैं बियर ही पिलाता हूँ। बियर क्या होता है? बच्चे ने मुंह से गिलास हटाकर पूछा। बियर होता नहीं, होती है। अब्दुल्ला ने झुककर उसे चूम लिया। तुझे पिलाऊं क्या? नहीं, कहकर बच्चे ने अपनी बाहें प्रकाश की तरफ फैला दी। प्रकाश उसे लेकर ड्योढ़ी की तरफ चला तो अब्दुल्ला भी उन दोनों के साथ साथ बाहर चला आया। किसका बच्चा है साहब? उसने धीमे स्वर में पूछा। मेरा लड़का है, कहकर प्रकाश बच्चे को सीढ़ी से नीचे उतारने लगा। अब्दुल्ला हंस दिया। साहब बहुत खुशदिल आदमी है, उसने कहा। क्यों? अब्दुल्ला हंसता हुआ सिर हिलाने लगा। आपका भी जवाब नहीं है। प्रकाश गुस्से में कुछ कहने को हुआ, मगर अपने को रोककर बच्चे को लिए आगे चल दिया। अब्दुल्ला ड्योढ़ी में रुककर पीछे सिर हिलाता रहा। बैरा शेर मोहम्मद अंदर से निकल कर आया तो वह फिर खिलाकर हंस दिया। क्या बात है,
अकेला खड़ा कैसे हंस रहा है? शेर मोहम्मद ने पूछा। साहब का भी जवाब नहीं। अब्दुल्ला किसी तरह हंसी पर काबू पाकर बोला, किस साहब का जवाब नहीं? उस साहब का। अब्दुल्ला ने प्रकाश की तरफ इशारा किया। उस दिन बोलता था कि इसने इसी साल शादी की है और आज बोलता है कि 5 साल का बाबा इसका लड़का है। जब आया था तो अकेला था और आज इसके लड़का भी हो गया। प्रकाश ने एक बार घूमकर तीखी नज़र से उसकी तरफ देख लिया। अब्दुल्ला एक बार फिर खिलखिला उठा। ऐसा कुछदिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पापा, घास हरी क्यों होती है, लाल क्यों नहीं होती? क्लब से निकलकर प्रकाश ने बच्चे को एक घोड़ा किराए पर ले दिया था। लिलेन मर्ग को जाने वाली पगडंडी पर वह स्वयं उसके साथ साथ पैदल चल रहा था। घास के रेशमी विस्तार पर कोहरे का आकाश इस तरह झुका हुआ था जैसे वासना का उन्माद उसे फिर से घेराने के लिए प्रेरित कर रहा हो। बच्चा उत्सुक आंखों से आसपास की पहाड़ियों को और बीच से बहकर जाती हुई पानी की पतली धार को देख रहा था। कभी कुछ क्षण वह अपने को भूला रहता, फिर किसी अज्ञात भाव से प्रेरित होकर काठी पर उछलने लगता। प्रकाश के होठों पर एक विकृत सी मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा जैसे आज भी उसके और बीना के बीच एक द्वंद्व चल रहा हो और बीना उस द्वंद्व में उस पर भारी पड़ने की चेष्टा कर रही हो। तेरी मम्मी ने तुझे और क्या क्या बता रखा है? वह बच्चे को थपथपाकर बोला। यह भी बता रखा है कि आदमी की 2 टांगें क्यों होती हैं, 4 क्यों नहीं? हाँ, मम्मी कहती थी कि आदमी की 2 टांगें इसलिए होती हैं कि वो आधा जमीन पर चलता है, आधा आसमान में। अच्छा। प्रकाश के होठों पर हंसी और मन में उदासी की एक रेखा फैल गई। मुझे इसका पता नहीं था, उसने कहा। तुमको तो कुछ भी पता नहीं पापा, बच्चा बोला। इतने बड़े होकर भी पता नहीं है। घास, बर्फ और आकाश के रंग दिन में कई बार बदल जाते हैं। बदलते रंगों के साथ मन भी और होने लगता था। सुबह उठते ही प्रकाश बच्चे के आने की प्रतीक्षा करने लगता। बार बार बालकनी पर जाता और टूरिस्ट होटल की तरफ आंखें किए देर देर तक खड़ा रहता। नाश्ता करने या खाना खाने जाने के लिए भी वह वहाँ से नहीं हटना चाहता था। उसे डर था कि बच्चा इस बीच वहाँ आकर लौट न जाए। 3 दिन में उसे साथ लिए वह कितनी ही बार घूमने गया था। उसके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ा था और उसके साथ घास पर लौटता रहा था। कभी एक दोस्त की तरह वह उसके साथ खिलखिलाकर हंसता, कभी एक नौकर की तरह उसके हर आदेश का पालन करता। बच्चा जानबूझकर रास्ते के कीचड़ में अपने पाँव लथपथ कर लेता और होठ बिसोकर कहता, पापा पाँव धो दो। वह उसे उठाए इधर उधर पानी ढूंढता फिरता। बच्चे को वह जिस किसी कोण से भी देखता, उसी कोण से उसकी तस्वीर ले लेना चाहता। जब बच्चा थक जाता और लौटकर अपनी मम्मी के पास जाने का हठ करने लगता, तो वह उसे तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने पास रोक रखना चाहता। एक बार उसने बच्चे को अपनी माँ के साथ दूर से आते देखा और उसे साथ लाने के लिए उतर नीचे चला गया। जब वह पास पहुंचा तो बच्चा दौड़कर उसकी तरफ आने की जगह माँ के साथ फोटोग्राफर की दुकान के अंदर चला गया। वह कुछ देर सड़क पर रुका रहा, फिर यह सोचकर ऊपर चला आया कि फोटोग्राफर की दुकान से निकलकर बच्चा अपने आप ऊपर आ जाएगा। मगर बालकनी पर खड़े खड़े उसने देखा कि बच्चा दुकान से निकलकर उस तरफ आने की बजाय हठ के साथ अपनी माँ का हाथ खींचता हुआ उसे वापस टूरिस्ट होटल की तरफ ले चला। उसका मन हुआ कि दौड़कर जाए और बच्चे को अपने साथ ले आए, मगर कोई चीज़ उसके पैरों को जकड़े रही और वह चुपचाप वहीं खड़ा उसे देखता रहा। शाम तक वह न जाने कितनी बार बालकनी पर आया और कितनी कितनी देर वहाँ खड़ा रहा। आखिर उससे रहा नहीं गया तो उसने नीचे जाकर कुछ चेरी खरीदी और बच्चे को देने के बहाने टूरिस्ट होटल की तरफ चल दिया। अभी वह टूरिस्ट होटल से कुछ दूर फासले पर था कि बच्चा अपनी माँ के साथ बाहर आता दिखाई दिया, मगर उस पर नज़र पड़ते ही
वह वापस होटल की गैलरी में भाग गया। प्रकाश जहाँ था वहीं खड़ा रहा। उस समय पहली बार उसकी आंखें बीना से मिलीं। उसे महसूस हुआ कि बीना का चेहरा पहले से कहीं सांवला हो गया है और उसकी आंखों के नीचे स्याह दायरे से उभर आए हैं। वह पहले से काफी दुबली भी लग रही थी। कुछ क्षण रुके रहने के बाद प्रकाश आगे चला गया और चेरी वाला लिफाफा बीना की तरफ बढ़ाकर खुश्क गले से बोला, यह मैं बच्चे के लिए लाया था। बीना ने लिफाफा ले लिया, मगर साथ ही उसकी आंखें दूसरी तरफ मुड़ गईं। पलाश, उसने कुछ अस्थिर आवाज में बच्चे को पुकार कर कहा, यह ले, तेरे पापा तेरे लिए चेरी लाए हैं। मैं नहीं लेता, बच्चे ने गैलरी से कहा और वह भागकर और भी दूर चला गया। बीना ने एक असहाय दृष्टि बच्चे पर डाली और प्रकाश की तरफ देखकर बोली, कहता है मैं पापा से नहीं बोलूँगा। वे सुबह रुके क्यों नहीं, चले क्यों गए थे? प्रकाश बीना को उत्तर न देकर गैलरी में चला गया और कुछ दूर बच्चे का पीछा करके उसने उसे बाहों में उठा लाया। मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। बच्चा अपने को छुड़ाने की चेष्टा करता रहा। क्यों, ऐसी क्या बात है? प्रकाश उसे पुचकारने की चेष्टा करने लगा। पापा से इस तरह नाराज होते हैं क्या? तुमने मेरी तस्वीर क्यों नहीं देखी? कहाँ थी तेरी तस्वीरें? मुझे तो पता ही नहीं था। पता क्यों नहीं था? तुम दुकान के बाहर से क्यों चले गए थे? अच्छा ला, पहले तेरी तस्वीर देखें, फिर घूमने चलेंगे। यह सुबह आपको दिखाने के लिए ही तस्वीरें लेने गया था, बीना के साथ खड़ी एक युवा स्त्री ने कहा। प्रकाश ने ध्यान नहीं दिया था कि उसके साथ कोई और भी है। तस्वीरें मेरे पास थोड़े ही हैं, उसी के पास हैं। सुबह फोटोग्राफर ने नेगेटिव दिखाए थे, पॉजिटिव वह अब इस समय देगा, उस नवयुवती ने फिर कहा। तो चल, पहले दुकान पर चलकर तेरी तस्वीर ले लें। हाँ, देखें तो सही कैसी तस्वीरें हैं, कहकर प्रकाश फोटोग्राफर की दुकान की तरफ चलने लगा। मैं मम्मी को साथ लेकर जाऊंगा, बच्चे ने उसकी बाहों में मचलते हुए कहा। हाँ हाँ, तेरी मम्मी भी साथ आ रही है, कहते हुए प्रकाश ने एक बार निरुपाय सी दृष्टि से पीछे तरफ देख लिया और जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से कहा, देखिए आप भी साथ आ जाइए, नहीं तो यह रोने लगेगा। बीना होठ दांतों में दबाए हुए कुछ क्षण आंखें झपकती रही, फिर वह चुपचाप उसके साथ चल दी। फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल होते ही बच्चा प्रकाश की बाहों से उतर गया और फोटोग्राफर से बोला, मेरे पापा को मेरी तस्वीर दिखाओ। फोटोग्राफर ने तस्वीर निकालकर मेज पर फैला दी तो बच्चा उनमें से एक एक तस्वीर उठाकर प्रकाश को दिखाने लगा। देखो पापा, यह वहीं की तस्वीर है ना जहाँ से तुमने कहा था सारा कश्मीर नजर आता है। और यह तस्वीर भी देखो पापा, जो तुमने मेरी घोड़े पर उतारी थी। 2 दिन से बिल्कुल साफ बोलने लगा था, बीना की सहेली ने धीरे से कहा। कहता है पापा ने कहा है तू बड़ा हो गया है, इसीलिए अब तुतलाकर न बोला कर। प्रकाश कुछ न कहकर तस्वीरें देखता रहा, फिर जैसे कुछ याद हो आने से उसने 10 रुपए का नोट निकालकर फोटोग्राफर को देते हुए कहा, इसमें से आप अपने पैसे काट लीजिए। फोटोग्राफर पल भर असमंजस में उसे देखता रहा, फिर बोला, पैसे तो अभी आप ही की मेरे तरफ निकलते हैं। जो 20 रुपए परसों दिए थे उनमें से 2-1 रुपए अभी बचते होंगे, कहें तो अभी हिसाब कर दूं? नहीं, रहने दीजिए, हिसाब फिर हो जाएगा, कहकर प्रकाश ने नोट वापस जेब में रख लिया और बच्चे की उंगली पकड़े दुकान से बाहर निकल आया। कुछ कदम चलने पर पीछे से बीना का स्वर सुनाई दिया, यह आपके साथ घूमने जा रहा है क्या? हाँ, प्रकाश ने थोड़ा चौंक कर पीछे देख लिया। मैं अभी थोड़ी देर में इसे वापस छोड़ जाऊंगा। देखिए, आपसे एक बात कहनी थी। कहिए। बीना पल भर कुछ सोचती हुई चुप रही, फिर बोली, इसे ऐसी कोई बात मत बताइएगा जिससे यह। प्रकाश को लगा जैसे कोई चीज उसके स्नायुओं को चीरती चली गई। उसकी आंखें झुक गईं और उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई बात इससे नहीं कहूँगा। उसे खेद हुआ कि एक दिन पहले जब बच्चा हट करके कह रहा था कि पापा और पिताजी एक ही व्यक्ति को नहीं कहते, पापा पापा को कहते हैं और पिताजी मम्मी के पापा को।
तो वह क्यों उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता रहा था। वह बच्चे के साथ अकेला क्लब की सड़क पर चलने लगा तो कुछ दूर जाकर बच्चा सहसा रुक गया। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? उसने पूछा। पहले क्लब चल रहे हैं, प्रकाश ने कहा। वहाँ से घोड़ा लेकर आगे घूमने जाएंगे। नहीं, मैं वहाँ उस आदमी के पास नहीं जाऊँगा, कहकर बच्चा सहसा पीछे की तरफ चल दिया। किस आदमी के पास? वह जो वहाँ पर क्लब में था। मैं उसके हाथ से पानी भी नहीं पीऊँगा। क्यों? मुझे वह आदमी अच्छा नहीं लगता। प्रकाश पल भर बच्चे के चेहरे को देखता रहा, फिर वह भी वापस चल दिया। हाँ, हम उस आदमी के पास नहीं चलेंगे, उसने कहा। मुझे भी वह आदमी अच्छा नहीं लगता। बहुत दिनों के बाद उस रात प्रकाश को गहरी नींद आई थी, एक ऐसी विस्मृति सी नींद जिसमें स्वप्न दुस्वप्न कुछ न हो। उसके लिए लगभग भूली हुई चीज हो चुकी थी। फिर भी जागने पर उसने एक ताजगी का अनुभव नहीं हुआ। अनुभव हुआ एक खालीपन का ही, जैसे कोई चीज उसके अंदर उफनती रही हो, जो गहरी नींद सो लेने से चूक गई हो। रोज की तरह उठकर वह बालकनी पर गया। देखा, आकाश साफ है। रात को सोया था तो वर्षा हो रही थी, परंतु उस धुले निखरे हुए आकाश को देखकर आभास तक नहीं होता था कि कभी वहाँ बादलों का अस्तित्व भी था। सामने की पहाड़ियाँ सुबह की धूप में नहाकर बहुत उजली हो उठी थी। प्रकाश कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, शांति रहित और विचारहीन। फिर सहसा दूर के छोर में उठते हुए बादल की तरह इसे कोई चीज अपने में उमड़ती हुई प्रतीत हुई। उसका मन एक अज्ञात आकांक्षा से शहर गया। तो क्या? वह बालकनी से हट गया। पिछली शाम को बच्चे ने बताया था कि उसकी मम्मी कह रही थी कि दिन साफ हुआ तो वे लोग वहाँ से चले जाएंगे। रात को जिस तरह वर्षा हो रही थी, उससे सुबह तक आकाश के साफ होने की कोई संभावना नहीं लगती थी। इसलिए सोने के समय उसका मन इस ओर से लगभग निश्चिंत था। परंतु रात रात में आकाश का दृश्यपट बिल्कुल बदल गया था। तो क्या सचमुच आज ही उन लोगों को वहाँ से चले जाना था? उसने कमरे के बिखरे हुए सामान को देखा। 2-4 इन्हीं गिनी चीजें ही थीं। चाहा कि इन्हें सहेज दे, मगर किसी चीज को रखने उठाने का मन नहीं हुआ। बिस्तर को देखा, जिसमें रोज से बहुत कम सलवटें पड़ी थीं। लगा जैसे रात को गहरी नींद के लिए बिस्तर ही दोषी हो और गहरी नींद ही। बरसते हुए आकाश के साफ हो जाने के लिए उसने बिस्तर की चादर को हिला दिया कि उसमें सलवटें पड़ जाएं, मगर उसमें चादर में जो 1-2 सलवटें थीं वो भी निकल गईं। वह फिर से एक नींद लेने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया। शरीर में थकान बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए नींद नहीं आई। कुछ करवटें लेने के बाद वह नहाने धोने के लिए उठ गया। लड़खड़ाते कदमों से सुबह दोपहर की तरफ बढ़ने लगी तो उसके मन को कुछ सहारा मिलने लगा। वह चाहने लगा कि इसी तरह शाम हो जाए और फिर रात, और बच्चा उससे विदा लेने के लिए न आए। परंतु इसी तरह जब दोपहर भी ढलने को आ गई और बच्चा नहीं आया तो उसके मन में धीरे धीरे एक और ही आशंका सिर उठाने लगी। वह सोचने लगा कि दिन साफ होने से उसकी मम्मी कहीं सुबह सुबह ही तो उसे लेकर वहाँ से नहीं चली गई। वह बार बार बालकनी पर जाता, एक धड़कती हुई आशा और आशंका लिए हुए। बार बार टूरिस्ट होटल की तरफ जाने वाले रास्ते पर नजर डालता और अनिश्चित सी अनुभूति लिए हुए कमरे में लौट आता। उसकी धमनियों में लहू का हर कण, मस्तिष्क में चेतना का हर बिंदु उत्कंठा से व्याकुल था। उसने कुछ खाया ही नहीं था, इसीलिए भूख भी उसे परेशान कर रही थी। कुछ देर के बाद कमरा बंद करके वह खाना खाने चला गया। मोटे मोटे कौन निकलकर उसने किसी तरह 2 रोटियां गले से उतारी और तुरंत वापस चल पड़ा। कुछ क्षणों के लिए भी कमरे से बाहर और बालकनी से दूर रहना उसे एक अपराध सा लग रहा था। लौटते हुए उसने सोचा कि उसे स्वयं टूरिस्ट होटल में जाकर पता कर लेना चाहिए कि वे लोग वहीं हैं या चले गए।
मगर सड़क की चढ़ाई चढ़ते हुए उसने दूर से ही देखा बीना बच्चे के साथ उसकी बालकनी के नीचे खड़ी थी। वह हाँफता हुआ तेज तेज चलने लगा। वह पास जा पहुंचा तो भी बच्चे ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह अपनी माँ का हाथ खींचता हुआ किसी बात के लिए हट कर रहा था। प्रकाश ने उसकी बाँह को हाथ में ले लिया तो उससे बाँह छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, उसने लगभग चीख कर कहा। प्रकाश हचकचा गया और उसका मूड सा उसकी तरफ देखता रहा। क्यों, तुझ मुझसे नाराज है क्या? उसने पूछा। मम्मी मेरे साथ ऊपर क्यों नहीं चलती? बच्चा फिर उसी तरह चिल्लाया। प्रकाश और वीणा की आंखें एक दूसरे की तरफ उठने को हुई मगर पूरी तरह नहीं उठ पाईं। प्रकाश ने बच्चे की बाँह फिर थाम ली और वीणा से कहा, आप भी साथ आ जाइए ना, इसे आज जाने क्या हुआ? बिना झुंझलाहट के साथ बोली, सुबह से ही तंग कर रहा है, इस वक्त ये आपके बिना ऊपर नहीं जाएगा। प्रकाश ने कहा, आप साथ क्यों नहीं जाती? चल मैं तुझे जीने तक पहुंचा देती हूँ। वीणा ने उसे उत्तर न देकर बच्चे से बोली। ऊपर से जल्दी लौट आना, घोड़े वाले कितनी देर से तैयार खड़े हैं। प्रकाश को अपने अंदर एक नश्तर सा चुभता महसूस हुआ मगर जल्दी ही उसने अपने को संभाल लिया। आप लोग आज ही जा रहे हैं क्या? वह किसी तरह कठिनाई से पूछ सका। जी हाँ। वीणा दूसरी तरफ देखती रही। जाना तो सुबह सुबह ही था मगर इसके हट की वजह से इतनी देर हो गई है। अब भी यह और वह बात बीच में ही छोड़कर उसने बच्चे से फिर कहा, तो चल तुझे जीने तक पहुंचा दूं। वह प्रकाश के हाथ छुड़ाकर कुछ दूर और भाग गया। मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा। अच्छा आ, वीणा बोली, मैं तुझे जीने के ऊपर तक छोड़ आऊंगी उसी दिन की तरह। मैं नहीं जाऊंगा। और बच्चा कुछ कदम और भी दूर चला गया। आप साथ क्यों नहीं आ जाती? यह इस तरह अपना हट नहीं छोड़ेगा, प्रकाश ने कहा। वीणा ने आधे क्षण के लिए उसकी तरफ देखा। उस दृष्टि में आक्रोश के अतिरिक्त न जाने क्या क्या भाव था, परंतु आधे क्षण में ही वह भाव धुल गया और वीणा ने अपने को सहेज लिया। उसके चेहरे पर एक तरह की दृढ़ता आ गई और उसने बच्चे के पास जाकर उसे उठा लिया। तो चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, उसने कहा। बच्चे का रुआं स्वभाव एक क्षण में ही बदल गया और उसने हंसते हुए अपनी माँ के गले में बाहें डाल दी। प्रकाश ने धीरे से कहा, आइए, और उन दोनों के आगे आगे चलने लगा। ऊपर कमरे में पहुंचकर वीणा ने बच्चे को नीचे उतार दिया और कहा, ले अब मैं जा रही हूँ। नहीं, बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भी यहाँ बैठो। बैठिए। प्रकाश ने कुर्सी पर पड़ी दो एक चीजें जल्दी से उठा दी और कुर्सी वीणा की तरफ बढ़ा दी। वीणा कुर्सी पर न बैठकर चारपाई के कोने पर बैठ गई। तभी बच्चे का ध्यान न जाने किस चीज ने खींच लिया। वह उन दोनों को छोड़कर बालकनी में भाग गया और वहां से उचककर सड़क की तरफ देखने लगा। प्रकाश कुर्सी की पीठ पर हाथ रखे जैसा खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। वीणा चारपाई के कोने में और भी सिमटकर दीवार की तरफ देखने लगी। सहसा असावधानी के क्षण में उनकी आंखें मिल गईं तो वीणा ने जैसे ही पूरी शक्ति संचित करके कहा, कल इसकी जेब में कुछ रुपए मिले थे, वे आपने रखे थे। प्रकाश सहसा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसे पकड़कर झकझोर दिया हो। हाँ, प्रकाश ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा। सोचा था कि वो उन्हें उनसे या कोई चीज बनवा लेगा। वीणा पल भर चुप रही, फिर बोली, क्या चीज बनवानी होगी? कोई भी चीज बनवा दीजिएगा, कोई अच्छा सा ओवरकोट या कुछ। देर फिर चुप रही। फिर वीणा बोली, कैसा कोट बनवाना होगा? कैसा भी बनवा दीजिएगा, जैसा इसे अच्छा लगे या जैसा आप ठीक समझें। कोई खास तरह का कपड़ा लेना हो तो बता दीजिए। नहीं, खास कपड़ा कोई नहीं, कैसा भी ले लीजिएगा। कोई खास रंग? नहीं। हाँ, नीले रंग का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चा उछलता हुआ बालकनी से लौट आया और वीणा का हाथ पकड़कर बोला, अब चलो। पापा से तूने प्यार तो किया ही नहीं और हारते चल भी दिया। प्रकाश ने उसे बाहों में ले लिया। बच्चे ने उसके होठों से होठ मिलाकर एक बार अच्छी तरह से उसे चूम लिया और फिर झट से उसकी बाहों से उतर माँ से बोला, अब चलो। वीणा चारपाई से उठ खड़ी हुई। बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। चलो ना मम्मी, देर हो रही है। वह फिर से तुतलाने लगा और वीणा को साथ लिए हुए दहलीज पार कर गया। तू जाकर पापा को चिट्ठी लिखेगा ना? प्रकाश ने पीछे से पूछा। लिखूंगा ना, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर देखा एक बार वीणा ने और जल्दी से आंखें हटा ली।
उसकी आंखों के कोरों में अटके आंसू उसके गालों पर बह आए थे। तूने पापा को टाटा नहीं किया? उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखे हुए कहा। आंखों की तरह उसका स्वर भी भींगा हुआ था। टाटा पापा। बच्चे ने बिना पीछे की तरफ देखे हाथ हिला दिया और जीने से उतरने लगा। आधे जीने से फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, पापा का गल अच्छा नहीं है मम्मी, हमारे वाला गल अच्छा है। पापा ते गल में कुछ भी सामान नहीं है। तू चुप करेगा कि नहीं? बीना ने उसे झड़क दिया। जो मुंह में आता है बोलता जाता है। नहीं कलूंगा, नहीं तुप कलूंगा। बच्चे का स्वर फिर वहां हो गया। वह तेज तेज कदमों से नीचे उतरने लगा। पापा का गल गंदा है, पापा का घर तू। रात होते आकाश फिर घिर आया। प्रकाश क्लब के बाद बार रूम में बैठा एक के बाद एक बियर की बोतलें खाली कर रहा था। बारमैन अब्दुल्ला लोगों के लिए रम और विस्की के पैक ढालता हुआ बार बार कनखियों से उसकी तरफ देखता था। इतने दिनों में पहली बार प्रकाश को वह इस तरह पीते देख रहा था। आज लगता है साहब ने कहीं से बहुत माल मारा है, उसने एक बार धीमे स्वर में शेर मोहम्मद से कहा। आगे कभी एक बोतल से ज्यादा नहीं पीता और आज 4 बोतलें पीकर भी बस करने का नाम नहीं ले रहा। शेर मोहम्मद ने सिर्फ मुंह बिचका दिया और अपने काम में लगा रहा। प्रकाश की आंखें अब्दुल्ला से मिली तो अब्दुल्ला मुस्कुरा दिया। प्रकाश को उस क्षण इस तरह से देखता रहा जैसे वह आदमी न होकर एक धुंधला सा साया हो और सामने का गिलास परे सरकाकर उठ खड़ा हुआ। काउंटर के पास जाकर उसने 10-10 के नोट निकालकर अब्दुल्ला के सामने रख दिए। अब्दुल्ला बाकी पैसे गिनता हुआ खुशामदी स्वर में बोला, आज साहब बहुत खुश नजर आता है। अच्छा। प्रकाश इस तरह उसे देखता रहा जैसे उसके देखते देखते वह साया धुंधला होकर बादलों में गुम होता जा रहा है। वह जब चलने को हुआ तो अब्दुल्ला ने पहले सलाम किया और फिर पूछ लिया, क्यों साहब, वह कौन था उस दिन आपके साथ? किसका लड़का था वह? प्रकाश को लगा जैसे वह साया बिल्कुल गुम हो गया हो और सबके सामने सिर्फ बादल ही बादल घिर गया हो। जैसे दूर बादल के घर में देखने की चेष्टा करते हुए, कौन लड़का? अब्दुल्ला पर भौचक्का सा हो रहा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तब तो मैंने शेर मोहम्मद से ठीक ही कहा था। वह बोला, क्या कहा था? कि हमारा साहब तबीयत का बादशाह है, जब चाहे किसी लड़के को अपना लड़का बना ले और जब चाहे यहाँ गुलमर्ग में तो यह सब चलता है। आप जैसा हमारा एक और साहब है। प्रकाश को लगा कि बादल बीच से फट गया और चीलों की कई पत्तियां उससे दर्रे होकर उड़ी जा रही हैं। वह चाह रहा था कि दर्रा किसी तरह भर जाए जिससे वे पंक्तियां आंखों से ओझल हो जाएं, मगर दर्रे का मुहाना और बड़ा होता जा रहा था। उसके गले से एक स्पष्ट सी आवाज निकल पड़ी और वह अब्दुल्ला की तरफ आंखें हटाकर चुपचाप वहां से चल दिया। रकम अदा करने के बाद 2-1 छोटे सिक्के उसके पास बचे रहे और उनके साथ वह मुचड़ा हुआ अंतर्देशीय पत्र जो शाम की डाक से आया था, निर्मला का था, जो अब तक उसने खोलकर नहीं पढ़ा था। जेब में पड़े पड़े वह पत्र काफी मुचड़ गया था। निर्मला के अक्षरों की बनावट पर नजर पड़ते ही उसे कई कई उन्मादी चेहरे उसके सामने उभरने लगे। उसके हाथ का एक एक अक्षर जैसे एक एक चेहरा हो। घर चलने के दिन भी वह उसके कितने कितने चेहरे देखकर आया था। एक चेहरा था जो हंस रहा था, एक चेहरा था जो रो रहा था, एक बाल खोले जोर जोर से चिल्ला रहा था, एक धमकियां देख रहा था, एक भूखी आंखों से उसके शरीर को निगलना चाह रहा था। उसने रोज के इस्तेमाल का कुछ सामान साथ लाना चाहता तो एक चेहरा उसके साथ मल्लयुद्ध करने पर उतारू हो गया था। निर्मला, उसने हतपग होकर कहा था, तुम्हें इस तरह गुत्तम गुत्ता होते शर्म नहीं आती? क्यों? निर्मला हंसती थी। मर्द और औरत रात दिन गुत्थम गुत्ता नहीं होते क्या? वह बिना कमीज तक साथ लिए घर से निकल आया था। बनियान, तौलिया, कंघा, कमीज सब कुछ उसने आते हुए रास्ते में खरीदा था। यह सोचने के लिए वह रुका नहीं था कि उसके पास जो 400-500 रुपए की पूंजी है वह इस तरह कितने दिन चलेगी। बिछाने ओढ़ने का सामान भी वह वहां पहुंचकर ही किराए पर लेना पड़ा था और वहां आने के चौथे पांचवें दिन से निर्मला के पत्र आने शुरू हो गए थे। वह उसके किसी मित्र के यहाँ जाकर उसका पता लगा आई थी। उन पत्रों में भी निर्मला के बेसबब चेहरे त्यों के त्यों विद्यमान थे। वह सख्त बीमार है, अस्पताल जा रही है, उसके भाई पुलिस में खबर करने जा रहे हैं, उनका बहनोई लापता हो गया। वह रात दिन बेचैन रहती है और दीवारों से पूछती रहती है उसका चांद कहाँ है। वह जोगिन का वेश धारण करके जंगलों में जा रही है। 2 दिन के अंदर अंदर पत्र का उत्तर न आया तो उसके भाई उसे हवाई जहाज से वहां भेज देंगे। उसके छोटे भाई ने उसे बहुत पीटा है कि वह अपने खसम के पास क्यों नहीं जाती। अंतर्देशीय पत्र प्रकाश की उंगलियों में मसल गया और फिर उसे जेब में डालकर वह उठ खड़ा हुआ। बाहर ड्योढ़ी में कुछ लोग जमा थे।
कि बारिश रुके तो वहाँ से जाएं। उनके बीच से होकर वह बाहर निकल आया। आप इस बारिश में जा रहे हैं? किसी ने उससे पूछा। उसने चुपचाप सिर हिला दिया और कच्चे रास्ते पर चलने लगा। सामने केवल नीडेज होटल की बत्तियां जगमगा रही थी। बाकी सब तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। क्लब के अहाते से निकलकर वह सड़क पर पहुंचा तो पानी और भी तेज हो गया। उसका पूरा सिर भीग गया। पानी की धारें गले से होकर कपड़ों के अंदर जा रही थी। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, मगर आंखों में उसे एक जलन सी महसूस हो रही थी। कीचड़ से लथपथ पैर रास्ते में आवाज करते थे तो शरीर से में कोई चीज झंझना उठती थी, जैसा एक नई सरहन उसके शरीर में भर गई। उसे लगा कि वह सड़क पर अकेला नहीं है, कोई और भी अपने नन्हे पांव पटकता उसके साथ चल रहा है। रास्ते की नाली पर बना लकड़ी का पुल पार करते हुए उसने घूमकर उस तरफ देखा। उसके साथ साथ चल रहा था एक भीगा कुत्ता, कान झटकता हुआ, खामोश और अंतर्मुख। आज की कहानी सुनकर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।